इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक पैगाम दिया है, एक मैसेज है जिसको कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और उस मैसेज में, उस स्टेटमेंट में जो उन्होंने बात की है, वो बात की है पाकिस्तान के कुछ इलाकों के बारे में, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान टू बी इंटीग्रेटेड इस तरह की बात हुई है। फिर राजनाथ सिंह रिवील्स सेंटर्स मिशन पाकिस्तान। फिर ये कहा गया कि कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इंटीग्रेशन विद इंडिया, इस तरह की बातें की गई। अब देखें, ये वाली बातें तो पहले कई मरतबा हो चुकी हैं और हमने इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए, एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिए कि ये क्या सिलसिला है सारा। तो खैर, जो थ्रेड्स हैं वो तो आपको पता ही है। इधर से कश्मीर का तो मसला इधर से हमेशा ही इसी तरीके की ललकार जो है वो तो जाती रहती है। लेकिन जो ये इस वक्त उन्होंने बात की है, तो ये बहुत अलार्मिंग बात है, इसको होना चाहिए अलार्मिंग सिचुएशन और ये स्टेटमेंट। लेकिन इसको कौन देखेगा? क्योंकि अगर उस तरफ मिशन पाकिस्तान है तो इस तरफ मिशन लॉन्ग मार्च है। पाकिस्तान पे हमला करना, do you think that this is a normal approach what the Indian political leadership is thinking कि गिलगित बल्तिस्तान हम बाय फोर्स लेंगे, या कि आप ये समझते हैं कि ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये सियासी रंग देते हैं इन चीज़ों को ताकि ज़्यादा एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो कि फिल पॉलिटिकल स्पेस कवर करने के लिए? तो आपके व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग एज अ सोल्जर? देखिए चीमा साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें देखना चाहिए कि कौन बोल रहा है। जब जहाँ तक श्री राजनाथ सिंह जी का सवाल है, वो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, और साथ में ही वो एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो कभी भी एक शब्द भी उनके मुंह से कोई ऐसा नहीं आता है कि कोई कंट्रोवर्शियल हो, या कहने का मतलब है वो बहुत चुन चुन के अपना जो शब्दों का यूज करते हैं। और जिस स्पीच की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट तक है, और उसमें उन्होंने लिखित स्पीच पढ़ी है, मतलब लिख के लेकर आए थे और लिख के देख के वो बोल रहे थे। ये भी नहीं है कि उन्होंने एकदम मन में जो बात आई है वो बोले। तो उन्होंने एक सोची समझी स्पीच है, और मैं ये मानता हूं कि ये जो स्पीच है सिर्फ जो आगे बैठे थे, जो फौजी और जो बाकी लोग हैं, उनके लिए तक नहीं था। उनको पता था कि मैं जो बोलने वाला हूं वो पूरी दुनिया में सुनी जाएगी और उसकी चर्चा होगी। और एक ही दिन पहले उसको, आपको पता होगा, जैसे 27 को आपने सही बताया, इन्फेंट्री और शौर्य दिवस की तरह हम जो मानते हैं, उससे एक दिन पहले ही रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने श्री राजनाथ सिंह जी से बात की थी यूक्रेन और उसके बारे में, और साथ ही उन्होंने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ में बात की। तो उस स्टेचर में जो एक रक्षा मंत्री जी जब एक रिटर्न स्पीच लेके आते हैं, तो उन्हें पता होता है कि क्या मैं मैसेज कन्वे कर रहा हूं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इट इज अ वेल थॉट आउट स्पीच बाय द डिफेंस मिनिस्टर। तो इन्होंने क्यों बोला, अब ये बात है कि क्या बोला और क्यों बोला, और ये ऐसी क्या चीज है जो बाकी जो पॉलिटिशियंस, आपकी बात मैं मानता हूं कि बीच बीच में ऐसे स्टेटमेंट्स आते रहते थे, पहले भी आए हुए, अभी भी आए, तो उसमें क्या ऐसी चीज है जो मैं देख रहा हूं थोड़ा डिफरेंट है इसमें। श्री राजनाथ सिंह जी ने क्या एक ऐसी चीज कही है कि हमारे देश में, जैसे भारत में, और जो भारतीय पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहे हैं, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, वो जो दर्द है वो हमें भी महसूस हो रहा है। और आने वाले वक्त में वो जो भारतीय हैं वो खुद ही एक ऐसा, जो आपके लैंग्वेज में अगर बोले सैलाब बोलो या रेबेलियन बोलते हो, वो एक आएगा करके उन्होंने एक हिंट दिया है। तो मैं ये मानता हूं कि ये एक अलग चीज है, और इसका कारण भी ये है कि वाकई में बहुत सालों से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में काफी सारी चीजें हैं जो बाहर रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन उनके अंदर अंदर काफी सारी चीजें रहता है। ये आपको भी पता है कि जिस तरह से अगर कंपेयर किया जाए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के बाकी जो रीजन से, काफी पिछड़े हुए एक एरिया है, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान हो, या जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जो बात करें, तो ये एरिया जो है वो बैकवर्ड है, और उस एरिया में काफी सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते रहे हैं, लेकिन उसको कभी चर्चा नहीं हुई है, कभी बाहर उसको लेकर नहीं आ पाए। तो मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज श्री राजनाथ सिंह का ये है कि इस चीज को इंटरनेशनल ऑडियंस तक लेके आए। जैसे मैंने पहले कहा, जब वो बात करेंगे तो लोग सुनेंगे, और इस बात का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं, जो हम अपने लोग ही मानते हैं, उनकी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात है, वो दुनिया के ऊपर लेकर आने का एक सबसे बड़ी एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की तरफ मैं देखता हूं। दूसरी जो चीज है वो है कि जो ये तो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए हो गया, वहीं के लोग, आपको पता है कि आजकल काफी सारे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि अभी नवंबर 27 को एक इलेक्शंस भी होने हैं, मेरे ख्याल से 31 ईयर्स के बाद एक लोकल बॉडी इलेक्शंस आने वाले हैं,
और कई सारे लोग हैप्पी नहीं है कि जिस तरह से वहां कंडक्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब 2005 में जब मैं उरी सेक्टर में था और जब ये उरी ब्रिज जो फ्रेंडशिप ब्रिज बोलते हैं, जो मुजफ्फराबाद श्रीनगर की जो बस चलना शुरू हुआ था, हम वहां थे। तो कश्मीर, जो भारत का कश्मीर से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ भी लोग गए थे और वहां से इस तरफ भी लोग आए थे। तो जब हम लोग जब हमारे यहाँ से जब लोग गए थे और जब वापस आए, उन्होंने बोला कि साहब अब हमें कभी भी उधर मत भेजना, हम यहीं पर खुश हैं, हमने देख लिया कि वहां पर क्या हालत है। और जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो लोग आए थे चीमा साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कई लोग जो यहाँ आके वो बिल्कुल गुम हो गए, मतलब वो एकदम से आकर मर्ज हो गए, पता नहीं चला कि कहाँ। फिर हमें बहुत मुश्किल से उनको, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो टेररिस्ट टाइप थे, वो कहीं नेचुरल है कि उनके यहाँ पे भी रिलेटिव्स थे, तो वो वापस ही नहीं जाना चाह रहे थे। तो ये हालात 2005 की एक्चुअल मैंने देखी हुई चीज आपको बता रहा हूँ। तो 2005 से लेकर 2022 तक काफी पानी गया है झेलम में, तो मेरे ख्याल से हालात और खराब हुई है उधर, और हालात यहाँ पर इंप्रूव हुआ है। वो आई मीन इट्स अ फैक्ट। अगर मैं जो बोल रहा हूँ, अगर कोई भी जो आपके व्यूअर्स हैं वो गूगल में सर्च करेंगे तो अपने आप दिख जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड्स हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स हो, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, कंपेयर करके देखेंगे अपने आप ही ये दूध का दूध और पानी का पानी बाहर आएगा। तो ये जो मैसेज श्री राजनाथ सिंह जी दिया है, उन्होंने उनके लिए भी दिया है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो रह रहे हैं उनके लिए एक मैसेज दिया कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए, हम ऐसा नहीं है कि आपके बारे में हमने भूल गए, हम आपके साथ हैं। दूसरी चीज तो उनके लिए मैसेज था। तीसरी चीज अगर आप देखें चीमा साहब, हाल ही में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को टारगेटेड किलिंग्स किया जा रहा है। जो टेररिस्ट है, काफी सारे कश्मीरी पंडित को चुन चुन के टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं। तो ये और मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले की बात है, शोपियां जो गांव है वहां से 10 कश्मीरी फैमिलीज, 35 से 40 लोग जो हैं वो वहां से वहां से आके माइग्रेट होके वो जम्मू की तरफ भी बढ़े। तो ये एक चीज है जो हम बहुत सेंसिटिवली देखते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है श्री राजनाथ सिंह का, ये एक मैसेज उनके लिए भी है जो ये टेररिस्ट को वहां से हैंडल करते हैं कि भाई आप अपना लेवल को थोड़ा देख के कीजिए, नहीं तो हमारी भी सब्र का जो है वो, हम जो है कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि आप फिर यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट प्लीज डोंट पुश अस टू द लिमिट। क्योंकि ये जो कश्मीरी पंडित वाली चीजें हैं ये बहुत सेंसिटिव चीज होती है। तो जिस तरह से ये अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, तो ये एक स्टर्न मैसेज जिसे कहते हैं वो भी है कि भाई आप थोड़ा सा संभल जाएं, नहीं तो हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं, या हमारे पास भी बहुत वैलिड रीजंस हैं जिसमें हम भी फिर कुछ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स चौथा रीजन, एज यू राइटली मेंशन, इज फॉर डोमेस्टिक ऑडियंस, प्राइमरली बिकॉज यू नो वो इसलिए है क्योंकि ये जो जम्मू और कश्मीर को पूरा एक तरफ से इंटीग्रेट करना, वो एक हर भारतीय का एक सपना है। और ये 1994 में जो फरवरी 22 1994 में जो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन, यूनानिमस रेजोल्यूशन हुआ है हमारे इंडियन पार्लियामेंट में, दैट जो भी एरिया कश्मीर का था वो और जो है उसको इंटीग्रेट करना है, उसमें कोई दो राह नहीं है। तो दैट इज अ कॉमन फीलिंग विद ऑल द इंडियंस कि एक दिन पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी इंडियन जो अभी हमारा कश्मीर है उसके साथ में इंटीग्रेट करना है। तो वो एक रीइटरेशन है। तो मेरे ख्याल से ये जो 3-4 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, इन सबको मिला के श्री राजनाथ सिंह ने वो एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन के तौर पे, एक डिफेंस मिनिस्टर जब बोलते हैं तो सुनते हैं, इंटरनेशनल ऑडियंस हो, चाहे वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हो, चाहे डोमेस्टिक ऑडियंस हो, इन सब के लिए एक मैसेज है। और उसके आगे मेरे ख्याल से इट इज जस्ट अ स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन बाय द डिफेंस मिनिस्टर। I'm talking of the environment which is like being spoken internationally, ठीक है, कि इंडिया के बारे में ये environment, when it comes to the economic condition in the Azad Kashmir, I may agree with you on so many things, but at the same time जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है वहां पे भी 50 दफा रोजाना कर्फ्यू लगे होते हैं। राजनाथ सिंह साहब से पहले आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए तो कर्फ्यू लगे हुए हैं, दुकानें बंद हैं। याद होगा कांग्रेस के चेयरमैन को वहां नहीं जाने दिया गया बिकॉज उनको कहा गया कि ये अब इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। यूनियन टेरिटरी बना के रखना, इलेक्शंस ना करवाना, एक तरफ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होना, आप क्या समझते हैं? आप समझते हैं कि एक ग्लोबल प्रेशर आ रहा है इंटरनेशनली, एक ठीक है कि कश्मीरियों को दबाओ लेकिन उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो, इससे वो शायद बेहतर हो जाएंगे, सो वो भूल जाएंगे आज़ादी क्या है, या वो भूल जाएंगे कि शायद पॉलिटिकल जो एक राइट्स होते हैं वो क्या है। सो एक तरफ एक व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कॉन्टिन्यूसली कह रही है इंडिया का पॉलिटिकल क्लाउड इतना ज़्यादा हो गया है कि इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को खामोश करा लिया
कि भाई ये पाकिस्तान का, और कहा जी हमारा इंटरनल मामला, और कहा कि अब ये हमारा इंटरनल मामला है, ठीक है, मतलब इस तरह चीज। लेकिन ना तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भूली है, ना कश्मीरी भूले हैं, और अगर वो भूल गए हैं तो व्हाई डोंट यू इलेक्शंस क्यों नहीं करवा देते, थोड़ा सा उनको फ्री हैंड दे दें, तो लोगों को पता चल जाएगा कि जो आप दिल्ली से बैठ के चीजें कंट्रोल कर रहे हैं वो उस तरह नहीं है। डू यू बिलीव द वर्ल्ड विल बाय द थ्योरी जो आप कह रहे हैं? मैं आपको इसमें जो जयशंकर जी भी जिस बात का जिक्र कर रहा था उसको मैं इसी तरह से बोलूंगा कि चीमा साहब, आप कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, और हम आ भी बढ़ते तो हो जाते हैं बदनाम। वही वाली बात है यहाँ कश्मीर में जो है, ठीक है। आप इसमें शुरू से बैड प्रेस जिसे कहते हैं, वो प्रेस उस तरह का एक माहौल कश्मीर के मामले में भारत को झेलना पड़ा है। मैं आई कंसीड दैट पॉइंट। जो रियलिटी है और जो प्रोजेक्ट होता है बहुत डिफरेंट होता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा यूएन में आप, आई थिंक आप ही के एक डिप्लोमेट ने एक फोटो दिखाया था जिसमें क्या था कि भाई देखो एक बच्ची का पैलेट के ऊपर किस तरह का हुआ था। लेट मी जस्ट कंप्लीट। और वो बाद में निकला था कि वो एक पैलेस्टीनियन वहां पर हुआ था, इसराइल और पैलेस्टीन में हुआ था। तो इस तरह का जो एक नैरेटिव बिल्डिंग है वो शुरू से हुआ है। एंड उसमें मैं आपको आईएसआई को मैं क्रेडिट भी देता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने एनवायरनमेंट को मैनेज किया है, उसमें उस लेवल तक हमें पहुंचने में टाइम लगा है। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर और बाकी सब लोगों से वी आर पुशिंग इट कि भाई यू सी द ट्रुथ ये है चीमा साहब, वी हैव समबडी नोन एज शाह फैजल जो आईएएस में टॉपर रहा है। उन्होंने कल या परसों एक स्टेटमेंट दिया था कि जब ये जो ऋषि सुनक वाली बात हुई थी जब यूके में, तो उन्होंने भाई भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, जो कोई भी हो ऊपर आ सकता है। शाह फैजल फ्रॉम कश्मीर, वो कश्मीरी है, वो कश्मीर के हैं, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस में टॉप रैंकर रह चुके हैं, और अभी वो एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर है। सेम कश्मीर से आईपीएल खेल रहे हैं लड़के। इस तरह के एक माहौल बन रहा है, और ये इश्यूज उतने नहीं थे जितने की बताया जाता है। उसमें मैं उसमें दैट नैरेटिव बिल्डिंग के लिए डीजी आईएसपीआर और आईएसआई का उनका लिए क्रेडिट है। बट आज ये हालत है चीमा साहब, दैट लोग जब बोलते हैं कि हम भाई ये है असलियत, दे लिसन, एंड दैट लिसन इज बिकॉज ट्रुथ कैन नॉट बी हिडन। कितनी देर तक आप ये झूठ बोलते रहोगे कि भाई वहां पर इंटरनेट डाउन हो गई। यही चीज श्री जयशंकर जी ने पूछा कि अगर मेरे से पूछा जाए कि किसी की जिंदगी इंपॉर्टेंट है या कुछ घंटे के लिए इंटरनेट डाउन करे, तो मैं इंटरनेट डाउन करूंगा। तो वो ये दो चीजें होती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपसे, सच कुछ दिन तक जरूर आप आप उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कर सकते हैं। और वो सच जो है वो बाहर आ रहा है अभी कश्मीर के ऊपर, एंड दैट इज व्हाई यू डोंट, आप खुद देखिए, चाहे आप कितना भी शोर करें, कुछ नहीं होता है। और उसी की वजह से मैं ये इसमें भी ताजुब हूं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। राजनाथ सिंह जी इतने बड़ा सवाल करने के या स्टेटमेंट करने के बाद वहां से भी नहीं आया, क्योंकि दे आल्सो गिवन अप, अभी मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, बेसिकली यूएन काउंटर टेरर मीट, जिसमें जो बेसिकली जो इंडिया का मौकफ है, द पर्सपेक्टिव व्हिच इज कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, वो ये है कि जनाब आपने पाकिस्तान को एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट से हटाया है, ठीक है, ये आपने सही नहीं किया, ठीक है। आप क्या समझते हैं, इंडिया के अंदर क्या फ्रस्ट्रेशन है कि भाई पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्यों हटा दिया? क्योंकि 2018 से था पाकिस्तान, इसका नुकसान हो रहा था। क्या फ्रस्ट्रेशन है, या कि आप समझते हैं कि दिस इज अ डिप्लोमेटिक, एक समझते हैं कि एक वीकनेस है इंडिया की तरफ से, कि अभी रिसेंटली आई थिंक जो ये 26/11 के हवाले से ये जो यूएन काउंटर टेरर मीट हो रहा है, उसमें आई थिंक उसी होटल के अंदर ये सब जो पाकिस्तान के बारे में एक पूरी दुनिया को प्रेजेंटेशन दी गई कि देखो वहाँ से टेररिज्म एमिनेट हो रहा है। आप क्या समझते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग दिस इंडियन नैरेटिव जो है वो बिक रहा है? देखिए चीमा साहब, ना इसमें हमारा कोई फ्रस्ट्रेशन है ना कोई वीकनेस है। मैं तो सिर्फ बोलता हूं कि इंडिया की बिल्कुल क्लैरिटी है इसमें। वी आर एब्सोल्यूट क्लियर दैट अगर भारत का क्लैरिटी किस चीज में है, भारत का क्लैरिटी इस चीज में है कि पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। जो टेररिज्म निकलता है वो पाकिस्तान से निकलता है, और जब तक टेररिज्म वहां से निकलेगा हमारे लिए अपने देश का जो प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी पे काफी असर पड़ेगा। आपने जहां तक कहा इंडिया की, मैं सिर्फ आपको याद दिला देता हूं चीमा साहब कि अगर जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर वो बोलते हैं जो बाइडेन दैट पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड,
तो हम तो हम तो बोल ही रहे हैं तब से, हम तो बोल ही रहे हैं। अब आप बोलोगे कि जो बाइडन ऑल्सो भी हमारे उसमें हो गए, तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल नॉट से अ स्टेटमेंट ऐसे ही। और साथ में कई बार उन्होंने स्टेटमेंट किया और व्हाइट हाउस ने बोला नहीं, एक्चुअली वो बोलना ये चाह रहे थे लेकिन उनका मतलब ये है, उन्होंने ये भी नहीं बोला या जो बोला है वो बोला है। तो कहने का मतलब है चीमा साहब, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ये समझ में आना चाहिए कि जब तक टेररिज्म वहां से चलता रहेगा, वहां पर भारत का जो पहल है वो रहेगा कि इसको सच को बाहर लाना। जहां तक FATF की बात है, ये बहुत अच्छी चीज थी कि 2018 से लेकर अभी तक पाकिस्तान उसके ग्रे लिस्ट में थी। कई सारे स्टेप्स लिए हैं और आपको पता है कि अगर टेररिज्म को सर्वाइव करना है तो पैसे की जरूरत पड़ती है, एक फाइनेंशियल जो फंडिंग है वो बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप फंडिंग को कट करोगे तो टेररिज्म कुछ हद तक आप उसको रोक सकते हैं। तो FATF में जब ग्रे लिस्ट में था तो पाकिस्तान ने कुछ कदम फोर्सफुली उनको लेना पड़ा, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। तो हमारे इंटरेस्ट में ये है, दुनिया के इंटरेस्ट में ये है कि वो कंटिन्यू रहे। आपको ही पता है कि आज की तारीख में भी पाकिस्तान के अंदर कई सारे ग्रुप ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री स्टाइल घूम रहे हैं। तो उनको काबू में करने के लिए एकमात्र जो हमारे पास नॉन लीथल मेथड, बिना हथियार के मेथड, यही है कि फाइनेंशियल जो चीजें हैं उसके अंदर काबू करें। तो हम अपनी तरीके से, मैं मानता हूं कि भारत का जो इंटरेस्ट है इसी में है कि पाकिस्तान को फोर्स करें एक्शन लेने में टेररिस्ट ग्रुप्स पे, और आप माने या ना माने उसमें आप लोगों का भी फायदा है। आप क्या समझते हैं कि रियलाइजेशन इज इन पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं ये जो स्टोरी है पाकिस्तान की कि कुलभूषण यादव का पकड़े जाना, एंड जब तक अफगानिस्तान में अशरफ गनी और बाकी लोग रहते हैं द इंडिया विल कीप स्पॉन्सरिंग और टेररिज्म इन पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं ये टिट फॉर टैट था, या कि आप ये समझते हैं कि दिस इज व्हाट एक आई थिंक डॉक्टर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा था एक ऑफेंसिव डिफेंस है, वाज दैट स्ट्रेटजी? देखिए चीमा साहब, आई थिंक जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया है ना, आप लोगों का उसमें गलती है। मैं आपको बता रहा हूँ एज एन इंडियन, एंड मैंने UN में भी पाकिस्तानी ऑफिसर्स के साथ भी मैंने व्हेन आई इंटरेक्टेड विद, हम यही बोलते हैं कि हमारे फोकस में पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, हमारे फोकस में नहीं है वो। और आज की तारीख में 2022 में अगर इंडिया जिस स्टेचर पर पहुंचा है वो इसी की वजह से पहुंचा है कि वो हम अपने आप को पहले डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम अपने आप को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि भारत के जो जितने भी जो लोग हैं उनको अपवर्ड डेवलपमेंट के लेके ऊपर जाने की हमारा फोकस है। हमारा फोकस ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हो, अफगानिस्तान के अंदर, वो दैट इज ऑफकोर्स फॉरेन पॉलिसी के अंडर में जो इंपॉर्टेंस है वो वही है। लेकिन अगर आप एक देश की तरफ देखिए, हमारी सिर्फ फोकस है तरक्की करे, तरक्की सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज, कल्चरल वाइज, ऑल दिस थिंग्स इज व्हाट द फोकस। अगर आप 90% लोगों से पूछेंगे उनका मतलब यही है कि भाई हमें तरक्की करना है, हमें किस तरह से अपना बिजनेस चलाना है, किस तरह से अपना लोगों को इन्वेस्टमेंट लेके आना है, ये इस चीज पे। और इसी चीज पे अगर आप देखें, इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो या जयशंकर जी हो, उनको अगर आप फोकस देखें कहीं पे भी, दे आर मोर इनटू बायलैटरल रिलेशंस इन विच मैक्सिमम इंडियन इंटरेस्ट क्या है। अभी रशिया यूक्रेन वॉर में देखिए क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर के क्राइसिस था और उसको हमने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस को हमने काबू में लाने के लिए किया है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चीमा साहब, दैट वी आर नॉट, जिस तरह से आप हमें एक एनिमी नेशन की तरह देखते हैं, हम ऐसे नहीं है। वी आर फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग आवर कंट्री, डेवलपिंग आवर कंट्री, एंड गेटिंग इनटू अ डिफरेंट लीग। That is what is the focus, that is what is the difference, you must understand that। हमारे पास इतना टाइम वो नहीं है कि फोकस करने के लिए कि भाई पाकिस्तान के अंदर वो किसी को कर दो। जो एजेंसीज जिनका काम करना है, श्री अजीत डोभाल साहब का करेक्ट है, ऑफेंसिव डिफेंस है। डिफेंस तो हम छोड़ेंगे नहीं, अपना मतलब अगर हम अपना प्रोटेक्शन भी नहीं करेंगे तब तो ये जो कर रहे हैं हम वो नहीं कर पाएंगे। तो हम अपना डिफेंस करना हमें आता है और करेंगे, और उसमें अगर जरूरत पड़े तो ऑफेंसिव डिफेंस इज द बेस्ट फॉर्म, तो वो फॉलो करेंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, our focus is not to destroy Pakistan, our focus is to develop and develop so that economically इतना mighty बन जाए कि बाकी सब अपने आप लाइन पे आ जाएगा। नहीं, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। और